हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रविंद्र जी इसमें। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अपने सोलर सिस्टम को। सोलर सिस्टम में हम लोगों ने जाना था अपने सन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे अपने प्लेनेट अर्थात अपने ग्रह के बारे में। आज हम लोग जानेंगे अपने ग्रह के बारे में। दरअसल 2006 से पहले हमारे पास टोटल 9 ग्रह थे, हमारे पास टोटल 9 प्लेनेट थे। लेकिन 2006 में एक बैठक होती है, वो बैठक होती है IAU की, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, अर्थात अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की। यह एक संघ है जो खगोल शास्त्रियों का होता है। ये खगोल शास्त्रियों का एक संघ है जो ये डिसाइड करता है कि कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज प्लेनेट होगा या नहीं होगा। इसने 2006 में बैठक की, प्राग में 2006 में बैठक की और डिसाइड किया कि अगर अगर किसी भी सेलेस्टियल बॉडीज को अर्थात किसी भी ब्रह्मांडीय पिंड को हम प्लेनेट कहेंगे तो उसको निम्नलिखित कुछ शर्तें पूरी करनी चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, प्लेनेट कहेंगे। तो उस शर्तों के आधार पर इन 9 ग्रहों को देखा गया और पाया गया कि इन 9 ग्रहों में एक ग्रह ऐसा था जो उन शर्तों को पूरी नहीं करता था, वह था प्लूटो। जब देखा गया कि प्लूटो जो है प्लेनेट की शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो प्लूटो को इन प्लेनेट की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और इसको बोल दिया गया कि यह अब प्लेनेट नहीं है, यह अब बौना ग्रह है। बौना ग्रह वह ग्रह होते हैं जो प्लेनेट की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। अब देखते हैं वह शर्तें कौन सी हैं। वह शर्तें कौन सी हैं जो जो ये कहती हैं कि कोई भी ब्रह्मांडीय पिंड प्लेनेट होगा या नहीं होगा। पहली शर्त यही है कि उसे किसी बड़े तारे की परिक्रमा करनी चाहिए। और हमारे सोलर सिस्टम में हमारा तारा कौन सा है? हमारे सोलर सिस्टम में हमारा तारा है सन, अर्थात उसे सन की चारों ओर परिक्रमा करनी चाहिए। तो पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त है कि वह इतना बड़ा होना चाहिए, उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना होना चाहिए कि अपने आप को एक गोलाकार शेप दे सके, एक स्फेरिकल शेप दे सके, स्फेरिकल शेप दे सके। अगर कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज अर्थात ब्रह्मांडीय पिंड अपने आप को स्फेरिकल शेप दे पा रहा है तो प्लेनेट की श्रेणी में रखा जा सकता है। नंबर 2 हो गया। अब नंबर 3 क्या है कि उसका आकार या गुरुत्वाकर्षण इतना होना चाहिए कि वह अपने समान आकार की किसी अन्य वस्तु को अपने से दूर कर सके। मान लीजिए अर्थ है, वही क्या है, मार्स। और अर्थ और मार्स के बीच इतना संतुलन होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना प्रबल होना चाहिए, इतना संतुलित होना चाहिए कि एक दूसरे को या संतुलित कर दे। अर्थात ऐसा ना हो कि मान लो हम रात में सो रहे हो और सुबह उठे तो पता चला कि पृथ्वी के नॉर्थ पोल पर मार्स आकर के पृथ्वी से टकराया और पूरा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और रसिया के भाग खत्म हो गए। ऐसा ना हो, है ना, टकराए ना आपस में। इतना संतुलन होना चाहिए आकार का और ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये एक दूसरे को संतुलित कर सके, है ना। तो ये 3 शर्तें हो गई। किसी भी सेलेस्टियल बॉडीज को प्लेनेट तभी कहेंगे वह जब निम्नलिखित 3 शर्तों को पूरी करेगा। इन 9 प्लेनेट में से प्लूटो ऐसा था जो इन 3 शर्तों को पूरी नहीं करता था। 3 शर्तों को पूरी नहीं करता था, इसलिए इसको यहां से बाहर कर दिया गया और कह दिया कि ये क्या है, बौना ग्रह है। अब कुछ और पॉइंट देखते हैं प्लेनेट के बारे में। पहला है कि सूर्य की चारों ओर परिक्रमा। हमने पहले ही शर्त बताई थी, पहली शर्त कि जो क्या कोई भी सेलेस्टियल बॉडी प्लेनेट होगा जब वो क्या करेगा, सन की चारों ओर परिक्रमा करेगा। और दूसरा, इसमें अपना खुद का प्रकाश नहीं पाया जाता, इसकी प्रकाश का सोर्स होता है सन। दरअसल प्लेनेट अर्थात ग्रह और तारों के बीच में यही डिफरेंस होता है। जो हमारा प्लेनेट है और जो स्टार है, इसके बीच में मेन डिफरेंस यही होता है कि इसके पास अपनी स्वयं की एनर्जी होती है। जब हम स्टार को पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि स्टार जो है वो गैसेस क्लाउड है, अर्थात गैसों से मिलकर बनता है और उसमें हाइड्रोजन के अणु आपस में मिलकर के हीलियम का परमाणु बनाते हैं और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं।
साथ में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन प्लेनेट क्या होता है, मान लीजिए हमारी अर्थ, अब हमारी अर्थ की कोई अपनी एनर्जी है, हमारी अर्थ की कोई अपनी एनर्जी नहीं है, उसको एनर्जी का सोर्स क्या है, सन। अर्थ को एनर्जी कहाँ से मिलती है, अर्थ को एनर्जी मिलती है सन से, और सन क्या है, एक स्टार है। इसलिए प्लेनेट की एनर्जी का सोर्स सन होता है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के रिस्पेक्ट में हमारा स्टार क्या है, सन है। तो प्लेनेट का सोर्स का एनर्जी क्या हो जाएगा, सन। अब तीसरा देखें कि शुरुआत के जो 6 ग्रह हैं उनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। शुरुआत के 6 ग्रह, टोटल 8 ग्रह हैं, और जो लास्ट के 2 ग्रह हैं उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें टेलीस्कोप या दूरबीन की जरूरत पड़ेगी। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो प्लेनेट के बारे में थे, आप जान चुके हैं। अब देखते हैं प्लेनेट के स्ट्रक्चर को कैसे। प्लेनेट जो है हमारे सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पहले तो हमने सन को पढ़ ही लिया था, ये हमारा सन है, और इस सन के आगे 8 प्लेनेट सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और इसमें देखिए एक पट्टी दिख रही होगी, छोटे छोटे पिंड दिख रहे होंगे, ये इनको बोलते हैं एस्टेरॉयड। ये है एस्टेरॉयड, अर्थात क्षुद्र ग्रह। इस पट्टी के इस तरफ 4 ग्रह हैं, और इस पट्टी के दूसरी तरफ भी 4 ग्रह हैं। तो इस पट्टी अर्थात ये छोटे छोटे जो पिंड हैं, ये सारे पिंड मिल करके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और इस पट्टी के इस तरफ के जो 4 ग्रह हैं उनको हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह इंग्लिश में बोल देते हैं इनर प्लेनेट या टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। और जो इस पट्टी के उस तरफ के 4 ग्रह हैं उनको हम बोलते हैं बाह्य ग्रह या आउटर प्लेनेट या जोवियन प्लेनेट। इन जो 4 ग्रह हैं इनकी खास बात ये होती है, सूर्य के अधिक समीप होते हैं, अधिक ताप मिलता है। ये क्या होते हैं, ठोस पदार्थों से बने होते हैं। ये जो 4 ग्रह हैं जो इस पट्टी के इस तरफ के, इनको बोलते, ये बने होते हैं ठोस पदार्थों से। और जो ये 4 ग्रह हैं इनमें पाई जाती है गैसों की अधिकता। अब इन 4 ग्रहों को याद करने के लिए एक ट्रिक है, मतलब 8 ग्रहों को याद करने के लिए एक ट्रिक है। इस ट्रिक की सहायता से आप इन 8 ग्रहों को याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। ट्रिक है माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स या नमकीन, जिसको जो पसंद है। मान लो किसी को नमकीन पसंद है, भाई नमकीन लिख लेगा, भी नाराज नहीं होगा। नमकीन या नट्स जो भी आपको पसंद हो वाक्य में लिख सकते हैं। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स या नमकीन। माई का एम का मतलब है मरकरी, और वी का मतलब है वीनस, एजुकेशन के ई का मतलब है अर्थ, और मदर के एम का मतलब है मास, जस्ट के जे का मतलब है जुपिटर, सर्ड के एस का मतलब है सैटर्न, और अस के यू का मतलब है यूरेनस, और नट्स या नमकीन के एन का मतलब है नेपच्यून। एक काम और, आप कोशिश करिएगा कि इन प्लेनेट को इंग्लिश में ही याद रखें। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, जैसे मान लो वीनस है, वीनस को हम बोलते हैं वीनस को हम शुक्र कहते हैं हिंदी में। लेकिन एग्जाम में वीनस को देवनागरी लिपि में वीनस लिख करके पूछ लिया जाता है। लेकिन अगर आपको वीनस केवल हिंदी में याद होगा तो आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। भले ही आप हिंदी का क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हो, हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करें, तभी आप जवाब नहीं दे पाएंगे कि देवनागरी लिपि में वीनस लिखा है, शुक्र नहीं लिखा है। तो कोशिश करिएगा इन ग्रहों को इंग्लिश में ही याद कर ले, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब एक एक ग्रह को देखते हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। उनमें क्या पाया, उनका रेगुलेशन टाइम कितना है ना, उनके सैटेलाइट्स कितने हैं।
है ना। तो पहला ग्रह है शुरुआत का मरकरी। तो मरकरी का डायमीटर होता है 4879 किलोमीटर और रिवोल्यूशन पीरियड अर्थात परिक्रमण काल 2 प्रकार के रोटेशन होते हैं, मतलब वो घूमना होता है। एक होगा परिक्रमण, एक है घूर्णन। परिक्रमण होता है रिवोल्यूशन और घूर्णन होता है रोटेशन। परिक्रमण हो गया, जैसे आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में पूजा करने के बाद मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो वो हो गया है परिक्रमण। लट्टू हो गया। अब लट्टू क्या होता है, अपनी अक्ष पर घूमता रहता है ऐसे ऐसे चारों तरफ, तो वो हो गया घूर्णन। जैसे मान लो हम खड़े यहाँ पर और हम अपनी अक्ष पर खड़े होकर के पूरा घूमते रहे ऐसे ऐसे, तो वो हो गया घूर्णन। लेकिन अगर मंदिर के चारों ओर हम घूम रहे हैं तो वो होगा परिक्रमण अर्थात रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन और रोटेशन दो चीजें होती हैं। इसको जब हम अर्थ पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लेते हैं कि रोटेशन रिवॉल्यूशन अर्थात परिक्रमण काल जो होता है वो मरकरी का 88 दिन होता है और ये हमारे सोलर प्लेनेट का सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है और सन के सबसे क्लोजेस्ट है, सबसे समीपस्थ है। सबसे छोटा सबसे छोटा है और हमारे सन के सबसे समीप है, इसलिए हम बोलेंगे समीपस्थ है। ठीक है। यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, मरकरी पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। लाइफ इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल का अभाव है, अर्थात पर्यावरण का, वायुमंडल का अभाव है। एटमॉस्फेयर यहाँ नहीं पाया जाता है क्योंकि सन के सबसे करीब है। अब करीब होने के कारण क्या होगा, सन हीट ज्यादा मिलेगी। जब हीट ज्यादा मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा काफी। दिन के समय में काफी हॉट रहता है और रात के समय में जब इसको सन की एनर्जी नहीं मिलती है और नहीं मिल रही होती है तो क्या हो जाता है, ये कोल्ड हो जाता है। दरअसल ज्योग्राफी में जब हम कुछ चीजों को पढ़ते हैं तो कंपेरेटिवली चीजों को, तुलनात्मक रूप से चीजों को देखते हैं। जैसे मान ली कहीं पर टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड है और कहीं पर टेम्परेचर 9 डिग्री सेंटीग्रेड, इन दो स्थानों की तुलना हम कर रहे हैं तो बोलेंगे ये हॉटर प्लेस है जहां पर ज्यादा मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, और ये क्या है, कोल्डेस्ट प्लेस जहां पर टेम्परेचर कम है, 8 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। यहाँ टेम्परेचर कम है, लो टेम्परेचर एरिया है, ये हाई टेम्परेचर एरिया है। टेम्परेचर का डिफरेंस केवल 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ये लो टेम्परेचर को इसको लो टेम्परेचर बोल देंगे, इसको हाई टेम्परेचर बोल देंगे। इसलिए ज्योग्राफी में जितने भी टेम्परेचर या प्रेशर की हम बात करेंगे वो तुलनात्मक रूप से बात करेंगे। अर्थात कहीं पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी अधिक होगा तो बोल देंगे वो हॉटर प्लेस है, जहां पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा उसको बोल देंगे वो कोल्डेस्ट प्लेस है। ये हो गया। देखिए यहाँ जो मरकरी का एक दिन है वो पृथ्वी के लगभग 90 दिन के बराबर है, 90 डेज ऑन अर्थ। इसका जो मास है वो पृथ्वी के मास का 1/18 है, पृथ्वी के मास का 1/18 है। और इसके पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अब ये क्या होता है अभी देखते हैं। सैटेलाइट दो प्रकार की होती है। सैटेलाइट अर्थात उपग्रह, ग्रह के कुछ अपने उपग्रह होते हैं, कुछ ग्रहों को छोड़कर, कुछ के नहीं पाए जाते हैं। तो सैटेलाइट दो प्रकार की होती हैं। पहली हो गई नेचुरल सैटेलाइट, ये वाली, है ना। और दूसरी हो गई आर्टिफिशियल अर्थात
आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थात वह सैटेलाइट जो इसरो के द्वारा बनाई जाती है और पृथ्वी की कक्षा में छोड़ी जाती है और विभिन्न आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। जो इसरो सैटेलाइट बनाता है। और नेचुरल सैटेलाइट जैसे मून, पृथ्वी का उपग्रह जो है वो मून है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये नेचुरल सैटेलाइट है। तो मरकरी की कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं पाई जाती है, नो नेचुरल सैटेलाइट फॉर मरकरी। अगला देखते हैं, वीनस को देखते हैं, शुक्र बोलते हैं हिंदी में। सेकेंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, सूर्य के बाद पहला जो क्लोजेस्ट प्लैनेट है वो क्या है, मरकरी। फिर दूसरा नंबर आता है वीनस का, माइन वेरी, वेरी का मतलब वीनस, ठीक है। और इसका देखते हैं रिवॉल्विंग अराउंड द सन कितना है लगभग टाइम, रिवोल्यूशन टाइम है इसका 225 दिन वीनस का। और एक चीज और देखिए कि ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। हमारी पृथ्वी जो होती है वो कैसे मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट, मान ली ऐसे मूव करती है हमारी पृथ्वी। लेकिन वीनस कैसे मूव करता है, वीनस ऐसे मूव करता है। दो प्लेनेट ऐसे हैं, दो प्लेनेट ऐसे हैं जो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, टोटल 8 प्लेनेट में से। पहला है वीनस, और दूसरा है यूरेनस। दोनों में कॉमन देखो क्या है, याद करने का तरीका है, दोनों में नस लगा है, NUS। इन दोनों भाई साहब की नस गई कट, और नस कटने के कारण यह उल्टा घूमने लगे, इसलिए इनका मूवमेंट क्या हो गया, ईस्ट टू वेस्ट। ऐसे आप याद कर सकते हैं स्टोरी से। और बाकी जो प्लेनेट है इन दोनों के अलावा, वीनस और यूरेनस के अलावा, वो मूवमेंट उनका होता है वेस्ट टू ईस्ट ऐसे। और जो वीनस है और यूरेनस है इनका मूवमेंट होता है ईस्ट टू वेस्ट ऐसे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द स्काई आफ्टर द सन एंड मून। देखो सबसे ब्राइटेस्ट तो सन है हमारा, इसके बाद मून जो है सबसे ब्राइटेस्ट दिखता है। इसके बाद जो तीसरा मतलब सेलेस्टियल बॉडी ब्रह्मांडी पिंड है जो सबसे ज्यादा चमकीला दिखता है वो है वीनस, ठीक है। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं इसको, सुबह का तारा और शाम का तारा बोलते हैं, क्योंकि सुबह भी दिखाई देता है और शाम को भी दिखाई दे जाता है। इसका जो साइज है वो लगभग पृथ्वी के साइज के ही बराबर है, और पृथ्वी के साइज के बराबर होने के कारण इसको हम बोल देते हैं जुड़वा ग्रह। इसको, अर्थ को और वीनस को हम क्या बोल देते हैं, जुड़वा ग्रह या सिस्टर ग्रह बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, सिस्टर प्लेनेट या ट्विन प्लेनेट, ठीक है। जिसको स्क्रीन शॉट लेना हो स्क्रीन शॉट ले सकता है इसका। आगे बढ़ते हैं, वीनस के बारे में सब कुछ हो गया। ज्यादातर चीजें इसको पढ़नी है, केवल बहुत कुछ समझने वाला नहीं होता, इसमें सब फैक्ट ही है ना। 4-5 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अब देखते हैं अपनी अर्थ के बारे में। पहला क्या था, मरकरी, माई से मरकरी, है ना, वेरी से वीनस, एजुकेटेड से अर्थ। अब हम बात करेंगे अपनी अर्थ की। थर्ड प्लेस फ्रॉम द सन, ठीक है, हमने देख लिया थर्ड प्लेस मरकरी, वीनस फिर अर्थ, है ना। और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। अगर आकार की बात करें तो इसका 5वां स्थान होता है आकार के हिसाब से अर्थ का, फिफ्थ प्लेस, ठीक है। या वीनस और मार्स के बीच लाई करता है, माई वेरी एजुकेटेड मदर, यानी अर्थ किसके बीच लाई कर रहा है, वीनस के बीच में और मार्स के बीच में, ठीक है। रोटेशन इसकी क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, हमने बता दिया कि इसका रोटेशन ऐसे है।
वेस्ट टू ईस्ट है। देखो पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में हम यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अर्थ को हम अलग से, हमारा टॉपिक है, उस अर्थ को डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर केवल छोटी छोटी जानकारी हम ले रहे हैं बस। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो अर्थ के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। ये है हमारा अर्थ का एक्सिस, और ये अर्थ के एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है इसके इक्वेटर के, ये परपेंडिकुलर लाइन है इक्वेटर के, और ये हमारा अर्थ का एक्सिस है। जो हमारा अर्थ का एक्सिस है वो अपने परपेंडिकुलर लाइन से 23 डिग्री जो है झुका हुआ है, इसलिए बोलते हैं अर्थ क्या है, साढ़े 23 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए हम बोलते हैं कि अर्थ क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5। और अगर पूछते हैं कि भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा इक्वेटर से कितना जो है एंगल लिए हुए पृथ्वी का एक्सिस, तो 66.5 डिग्री एंगल लिए हुए। ये देखिए ये 90 डिग्री टोटल हो गया। अब इस टोटल 90 डिग्री से ये 23.5 डिग्री झुका है पृथ्वी का एक्सिस, इसको जब माइनस कर देंगे टोटल 90 डिग्री से, ये टोटल 90 डिग्री हो गया। अब इस 90 डिग्री से, ये टोटल 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री से अगर 23.5 माइनस करेंगे 66.5 बचेगा, तो बोल सकते हैं इक्वेटर और पृथ्वी की एक्सिस के बीच जो एंगल बनता है वो 66.5 डिग्री का बनता है। और हमारी पृथ्वी जो है वो क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी ऐसे है, इस तरह से 23.5 डिग्री झुकी है। मान लीजिए हो गई पृथ्वी स्टेट अगर रखें, और इसको ये क्या है, अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। ठीक है, अगला देखते हैं प्लेनेट। अच्छा, अभी कुछ और पॉइंट है अर्थ के बारे में। देखिए इसका शेप क्या है, जियोइड। इसके शेप, अर्थ का जो शेप है उस शेप को हम बोलते हैं जियोइड। इसके इक्वेटर का डायमीटर, ये इसका डायमीटर है 12,756 किलोमीटर। इसका रोटेशन टाइम कितने मतलब रोटेट कितने समय में करता है, तो करता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। रोटेशन टाइम यही हो गया, इसे मान लो हम खड़े अपने अक्ष पर ऐसे मूव कर रहे हैं, तो पृथ्वी भी अपने अक्ष पे क्या करती है, मूव करती रहती है, और अपने अक्ष मूव कितने समय में करती है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। घूर्णन काल, घूर्णन काल बोलते हैं हिंदी में रोटेशन टाइम, इसको बोलते हैं परिक्रमण काल। जो परिक्रमण काल है वो है, पृथ्वी जो है सूर्य की चारों परिक्रमा कितने दिनों में करती है, वो करती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में। और परिक्रमण वेग कितना है पृथ्वी का, वो है 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। अर्थात हम मंदिर के चारों ओर मान लो परिक्रमा कर रहे हैं, तो हमारा वेग क्या है, 29.8 किलोमीटर पर सेकंड होगा। वही वेग क्या है, मतलब सन का जो है वेग जो बता रहे हैं, जो क्या है वो कितना है, 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। यानी इतनी स्पीड से क्या करता है, सन के चारों ओर अर्थ मूव करती है 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से। अब देखते हैं सन और पृथ्वी के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस जो होती है, जहां सन और पृथ्वी सबसे कम डिस्टेंस पर होते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरीहीलियन। हिंदी में मत याद करना इसको, पेरीहीलियन इसको बोलती है, लगभग 147.9 मिलियन किलोमीटर है ना। और मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होती है, यानी अपेहीलियन, यानी जब सन और पृथ्वी के बीच में सबसे अधिक दूरी होती है, तो वो है 152.1 मिलियन किलोमीटर। अर्थ को हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, तो पेरीहीलियन अपेहीलियन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, मतलब एवरेज डिस्टेंस सन और अर्थ की एवरेज डिस्टेंस कितनी है, वो है 149.8 मिलियन किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि सन और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है, तो वो है 149.8 मिलियन किलोमीटर। और सन और मून अर्थात सूर्य और चंद्रमा के बीच कितनी दूरी है, सॉरी पृथ्वी और
चंद्रमा के बीच दूरी जो है वो है 3,84,000 किलोमीटर। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर और औसत डिस्टेंस पृथ्वी और सूर्य के बीच में वो है 149.8 मिलियन किलोमीटर। ये हम एक स्ट्रक्चर बना दिए हैं इसे ताकि समझने के लिए। देखिए हमारा पृथ्वी क्या है, ऐसे होनी चाहिए ना, परफेक्ट, बहुत ही स्फेयर, लेकिन क्या है वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। तो 23.5 डिग्री पर झुकी होने का इसका एक्सिस ऐसे हो गया, अर्थ का एक्सिस इस तरह से हो गया। स्क्रीनशॉट लेना ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मार्स की। इसमें इसका जो एटमॉस्फेयर होता है वो काफी थिन होता है, काफी थिन एटमॉस्फेयर पाया जाता है मार्स पर। लाल होने के कारण इसको बोलते हैं रेड प्लेनेट। इसका रिवोल्यूशन टाइम है 687 दिन। इसके पास दो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, दो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, एक फोबोस और दूसरा है डेमोस। फोबोस और डेमोस। इस ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत पाया जाता है, उसका नाम है निक्स ओलंपिया। यह इतना ऊंचा है कि इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना अधिक है। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है इसकी ऊंचाई निक्स ओलंपिया की। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट नासा की तरफ से भेजी गई थी, मार्स ओडिसी। इसने पानी के बारे में पता लगाया था। इसने बोला था कि यहाँ पर पहले पानी था, यानी आइस क्यूब्स थे, आइस क्यूब थे। मान लो हमारे अंटार्कटिका पर आइस पाई जाती है, वह आइस भविष्य में गल जाए तो ये लगे कि भाई यहाँ पर पहले आइस थी, तो उसके साथ इन्होंने जुटाए थे कि भाई पहले यहाँ पर आइस थी, है ना। तो बोल सकते हैं मार्स ओडिसी पानी के बारे में जानकारी देने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह था। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। अगला है जुपिटर। मिनिएचर सोलर सिस्टम कहा जाता है इसको, लघु सौर तंत्र। अब लघु सौर तंत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पास लगभग 92 सैटेलाइट्स हैं, 92 प्राकृतिक उपग्रह हैं, और 92 प्राकृतिक उपग्रह इसके हैं, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाए, लघु सौर तंत्र। और इसके पास एक और चीज होती है, वो आगे बात करेंगे। इसका रिवोल्यूशन क्या होता है, 11.9 ईयर में होता है। लार्जेस्ट सोलर प्लेनेट है अपने सोलर सिस्टम का, सबसे बड़ा आकार में सबसे बड़ा क्या है, जुपिटर। 92 नेचुरल सैटेलाइट्स, जो सबसे अधिक है हमारे प्लेनेट में, सबसे अधिक नेचुरल सैटेलाइट्स किसकी हैं, जुपिटर की हैं। कुछ सैटेलाइट्स के बारे में और देखते हैं। लो, यूरोपा, कैलिस्टो, अमाल्थिया, गैनीमीड, ये क्या है, कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, जिसमें गैनीमीड क्या है, सबसे बड़ा है। इन नेचुरल सैटेलाइट्स में गैनीमेड सैटेलाइट क्या है, सबसे बड़ी है, और साथ ही हमारे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए तो क्या होगा, गैनीमेड। और जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए तो भी क्या होगा, गैनीमेड। इसके वायुमंडल में कौन सी गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया। और यहाँ का वायुमंडलीय दाब, जो पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब है, उसका लगभग 1 करोड़ गुना अधिक है। अब सोच सकते हैं कितना ज्यादा जो है हाई डेंस का जो है एरिया होगा। यहाँ वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब के लगभग 1 करोड़ गुना अधिक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। यह तारा और ग्रह दोनों के गुण रखता है, अर्थात स्टार और प्लेनेट दोनों के गुण रखता है। हमने तो पढ़ा था कि प्लेनेट और स्टार अलग अलग होते हैं, प्लेनेट की अपनी एनर्जी नहीं होती है, लेकिन इसको फिर क्यों बोला गया कि स्टार और तारा दोनों के गुण रखता है, क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो एनर्जी होती है। अब एक
भले ही वह सन की एनर्जी या तारे की एनर्जी ऐसी एनर्जी ना हो, लेकिन एनर्जी तो रखता है, इसलिए इसको बोल दिया गया कि भैया ये क्या है, स्टार और प्लेनेट दोनों के गुण रखता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जुपिटर एकमात्र प्लेनेट है जो स्टार के गुण रखता है, क्योंकि इसके पास स्वयं की क्या है, रेडियो एनर्जी है। एनर्जी है इसलिए रेडियो एनर्जी, रेडियो एनर्जी, इसलिए उसको बोल देते हैं कि ये क्या है, स्टार के गुण भी रखता है। इसकी सबसे विशिष्ट विशेषता यह है कि इस पर लाल धब्बे पाए जाते हैं, जो कि ये बताते हैं कि इस पर विशाल तूफान है। यहाँ पर जो लाल धब्बे दिख रहे हैं, ये लाल धब्बे, ये देखिए, ये सब लाल धब्बे क्या है, ये स्टार में बड़े विशाल स्टार जुपिटर के। एक चीज यहाँ पर और दिख रही होगी, ये ब्लू रोशनी, ये ब्लू रोशनी याद करो क्या है, हमने पढ़ाया था, ये है ऑरोरा लाइट्स। हमने जब पढ़ाया था कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से जब मैग्नेटिक फील्ड से जब टकराती हैं सोलर विंड्स, तो क्या बनता है, ऑरोरा लाइट्स फॉर्म होती हैं, और ये ऑरोरा लाइट्स सभी प्लेनेट्स पर फॉर्म होती हैं। तो मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको वो रिकॉल कर सकें दोबारा फिर से ऑरोरा लाइट्स। जुपिटर हो गया, आगे बढ़ते हैं, सैटर्न को देखते हैं। सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, मतलब सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा। पहला कौन सा था, जुपिटर था, दूसरा कौन है, सैटर्न है ना। इसका रिवोल्यूशन टाइम क्या है, 29.5 डेज है ना। गैसियस ग्लोब गैलेक्सी लाइक प्लेनेट, गैलेक्सी समान ग्रह, गैसों का गोला या गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि हमने बोला था कि जो है क्या है, शुरुआत के जो वो क्षुद्र ग्रह थे, क्षुद्र ग्रह के पहले के 4 ग्रह और आखिरी के 4 ग्रह, आखिरी के 4 ग्रह जो हैं वो गैसीय चीजों से बने हैं, उनमें गैसों की अधिकता है। जो शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं वो क्या है, दृढ़ है, अर्थात उसमें क्या है, अधिक ठोस है वो, है ना। तो ये सैटर्न क्या है, इसमें क्या है, गैसों की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, गैसियस ग्लोब गैलेक्सी लाइक जो है प्लेनेट बोल देते हैं। आकाश में हमको येलो दिखाई देता है, पीला। इस पर 7 फुली डेवलप्ड रिंग पाई जाती हैं, which are composed of small particle and move around Saturn due to its gravitational force। और यह सातों जो है जो रिंग्स पाई जाती हैं, ये सैटर्न के चारों ओर घूमती रहती हैं, सातों लाइट्स, मतलब वो रिंग्स। और ये इसलिए घूमती रहती हैं क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स इतना प्रबल होता है कि उसको स्किप नहीं कर पाती, वो बाहर नहीं निकल पाती, और क्या करती है, सैटर्न के चारों ओर घूमती रहती है। इसके पास क्या है, 83 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। सबसे ज्यादा किसके पास थी, जुपिटर के पास 92 थी जुपिटर के पास, और इसके पास 83, अर्थात सबसे अधिक सैटेलाइट किसके पास हो गए, जुपिटर के पास, और दूसरा सैटर्न के पास। इसका जो सबसे बड़ा जो है उपग्रह है वो है टाइटन, जो आकार में लगभग बुध के बराबर है। टाइटन जो है, टाइटन इज लार्जेस्ट हैविंग द साइज कंपेरेबल टू द मरकरी, अर्थात बुध के बराबर या मरकरी के बराबर साइज का जो इसका उपग्रह है टाइटन वो है। अब सेवन रिंग के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, इसके कुछ अन्य उपग्रह पहले देख लेते हैं। यह है मीमांस, टेथिस, डियोन, इंसिलाडो, रिया, हाइपेरियन, ईपापेटस, टाइटन और फोबे। ये इतने उपग्रह हैं सैटर्न के, है ना। एक सेकंड, सॉरी फॉर सम डिले। देखिए, हमने सन की उपग्रह की बात कर ली है ना। अब देखते हैं फोबे जो है सन की कक्षा के विपरीत दिशा में घूमता है। देखिए, 2 प्लेनेट थे जो क्या कैसे घूमते थे, ईस्ट टू वेस्ट घूमते थे। पहला था वीनस और दूसरा था यूरेनस। नस कट गई थी इसलिए क्या उड़ने लगे, विपरीत दिशा में घूमने लगे। इनका मूवमेंट था
ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन बाकी जो प्लेनेट हैं उनका मूवमेंट क्या था, वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन फोबे एक ऐसा मतलब प्लेनेट है सैटर्न का जो क्या करता है, ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। क्योंकि सैटर्न कैसे मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट, ये क्या करता है, ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। शनि अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। शुरुआत के 6 ग्रह में क्या बताए थे, आंखों से नेक्ड आई से देखे जा सकते। अन्य के जो अन्य 2 ग्रह थे उनको क्या नेक्ड आई से नहीं देखा जाता, उनको देखने के लिए क्या टेलीस्कोप या टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती थी। इसलिए इसको ये अंतिम ग्रह है जिसको क्या कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। यूरेनस की बात करते हैं, थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट। पहला क्या था, जुपिटर था, दूसरा सैटर्न और तीसरा क्या हो गया, यूरेनस। इसका रिवोल्यूशन टाइम है 84 ईयर। लाइन प्लेनेट भी जाना जाता है, लेइंग मतलब लेटा हुआ, अर्थात इसे लेटा हुआ ग्रह तारा भी कहते हैं। ऐसा देखने में लगता है कि लेटा हुआ है। इसके चारों ओर 5 रिंग्स इसके भी पाई जाती है। सैटर्न के बाद यूरेनस एक ऐसा है जिसके चारों ओर रिंग्स पाई जाती है। लेकिन सैटर्न में 7 पाई जाती थी, इसमें क्या है 7 पाई जाती है, इसमें क्या है 5 पाई जाती है। यूरेनस रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, हमने पहले बता दिया। यूरेनस और वीनस 2 ऐसे प्लेनेट हैं जो कैसे मूव करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। इसके वायुमंडल में मेथेन है ना, मेथेन होने के कारण ये क्या करता है, हल्का ब्लूस या ग्रीन स्टोन, मतलब ब्लूस या मतलब ग्रीन स्टोन में दिखता है, हल्का सा ब्लू दिखेगा या ग्रीन टाइप में हल्का सा दिखेगा। ठीक है, सूर्य से अधिक दूर होने के कारण क्या है, यह ठंडा है। क्योंकि सूर्य की इसकी दूरी अधिक, क्योंकि लास्ट का ग्रह है यूरेनस के बाद नेपच्यून है ना, तो क्या है, होते हैं दूर से, सूर्य से अधिक दूरी पर होने का क्या, ये ठंडे दिखते हैं, ठंडे होते हैं। इसमें भी शनि की तरह वलय पाए जाते हैं, 5 रिंग्स पाई जाती है इसमें, 5 रिंग्स पाई जाती है। और ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होती है, इसके चारों ओर, यूरेनस के चारों ओर घूमती रहती है। इसके पास 27 नेचुरल सैटेलाइट, 27 प्राकृतिक उपग्रह है ना। ये देखिए, ये है, ये यूरेनस है, ये देखिए रिंग्स हैं, ये देखिए रिंग्स, ये चारों रिंग्स, ये ऐसा लग रहा है कि भैया लेटे हैं साढ़े साफ ऐसे। इसकी रिंग्स ऐसे, मतलब ये रिंग्स ऐसे रहती हैं और इसका शेप देखिए ऐसा रहता है कि लगता है कि जो है भाई साहब बाहें फैलाए ऐसे लेटे हुए है ना, यूरेनस। ठीक है, और देखते हैं इसके ध्रुवीय प्रदेश में सूर्य से सबसे अधिक टेम्परेचर अर्थात मतलब ताप मिलता है। देखिए ये सूर्य से अधिक दूर है और कुछ इसका शेप ऐसा है कि इसके जो पोल्स हैं, ध्रुव हैं, यहाँ पर टेम्परेचर अधिक मिलता है, यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर अधिक मिलता है। अरुण पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में एवं सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। इसमें क्या होता है, सूर्योदय जो होता है वो पश्चिम दिशा में होता है, वेस्ट में होता है, और सूर्यास्त जो होता है वो ईस्ट में होता है। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट जो प्लेनेट है उसके बारे में जानते हैं। लास्ट प्लेनेट है नेपच्यून अर्थात वरुण। देखो इसका रिवोल्यूशन टाइम है 165 ईयर्स, है ना। काफी डेंस एटमॉस्फेयर पाया जाता है, घना वातावरण पाया जाता है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया जैसी गैसें। शुरुआत के जो 4 प्लेनेट थे क्षुद्र ग्रह के इस तरफ वाले, हमने बताया था वो रिजिड थे, है ना, द्रव पिंडों से बने थे। और जो लास्ट के 4 प्लेनेट हैं वो क्या है, उसमें गैसों की अधिकता है। इसलिए देखो लास्ट वाले जो प्लेनेट पढ़ रहे हैं उसमें गैसों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया जैसी गैसें पाई जा रही है ना। 14 प्राकृतिक उपग्रह है इसमें, 14 इसके क्या है, 14 प्राकृतिक उपग्रह है। इनमें ट्राइटन और निरीड महत्वपूर्ण है। ट्राइटन और निरीड इसके 2 महत्वपूर्ण उपग्रह हैं। ठीक है, ये हुआ प्लेनेट। प्लेनेट के बारे में अभी बहुत सारी बातें हैं जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। दरअसल एग्जाम में पूछा जाता है कि आकार के हिसाब से सेट करो कि कौन सा प्लेनेट पहले स्थान पर होगा, दूसरे स्थान पर या तीसरे स्थान पर होगा। घनत्व के आकार पर सेट करो, घनत्व के आधार पर सेट करो कि पहला सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा, सब इसके बाद किसका, इसके बाद किसका, है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो वहां हम देखें, एक चीज छूट गई थी हमको लगता है,
वो देख लेते हैं। हाँ, ये नो नेचुरल सैटेलाइट्स, इसमें कोई सैटेलाइट नहीं पाई जिस मरकरी में, ये याद रखिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब बाकी जो छूटी हुई चीजें हैं प्लेनेट की, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और साथ में एस्टेरॉयड के बारे में जानेंगे, कॉमेट्स के बारे में जानेंगे, और मेटियोर्स के बारे में जानेंगे, है ना, क्योंकि वो भी अपने सोलर सिस्टम का भाग है। इसके बाद सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा और फिर हम पहुंच जाएंगे अपनी अर्थ पर डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद तब तक के लिए।